हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का हार्दिक स्वागत है आशीष क्लासेस पर। बात करेंगे 9 मार्च के फर्स्ट एडिटोरियल की, और उससे पहले देखेंगे कि कौन कौन से नए शब्द आज आप सीखने वाले हैं। तो ये कुछ नए शब्द आज आप सीखेंगे। ज़्यादा कोई नए वर्ड्स नहीं मिलने वाले हैं, तो जो कुछ भी है वो यहीं पर है। स्टैगफ्लेशन क्या होता है? स्टैगफ्लेशन सबसे पहले क्या पार्ट ऑफ स्पीच हो सकता है, तो TION देख के आप ये डिटरमिन कर सकते हैं कि ये क्या है। ये नाउन है, ठीक है। स्टैगफ्लेशन क्या है? नाउन। स्टैगफ्लेशन का मतलब होता है, देखिए किससे बनता है ये, आप ऐसे मानिए स्टैग्नेंट प्लस इन्फ्लेशन, ये इन दोनों का एक वर्ड होता है पोर्टमोन्टेयू, मीन्स ब्लेंडेड वर्ड्स, जो जुड़े हुए शब्द हैं, दो शब्दों को जोड़कर बनाते हैं। जैसे ब्रेकफास्ट प्लस लंच ब्रंच बनाते हैं। ऐसे ही मोटर प्लस होटल मोटेल बन जाता है। मोटर प्लस पेडल मॉपेड बन जाता है। वैसे ही है स्टैग्नेंट प्लस इन्फ्लेशन स्टैगफ्लेशन बन जाता है। तो अब देखिए, स्टैग्नेंट होता है वो स्थिरता को बोलते हैं, कोई चीज़ रुक गई है उसको बोलते हैं। इन्फ्लेशन का मतलब मुद्रास्फीति होती है, महंगाई होती है। तो इकोनॉमी की वो कंडीशन जिसमें महंगाई बढ़ रही है और उसके बावजूद भी आर्थिक क्रियाएं जो हैं वो वैसे की वैसी रखी हुई हैं, उसमें कोई बूम देखने को नहीं मिल रहा है, उसे कहा जाता है स्टैगफ्लेशन, ठीक है। दूसरा एक्सपेंसिव, ये एडजेक्टिव है। इसका मतलब होता है एक्सटेंसिव, या फिर आप इसे कहेंगे इसके अलावा परवेसिव कह सकते हो, या फिर इसे वाइड रेंजिंग कहा जा सकता है। मीन्स व्यापक, विस्तृत, इसे कह सकते हैं आप एक्सपेंसिव, ठीक है। नेक्स्ट है स्टॉल। स्टॉल एक वर्ब है। इसका मतलब हिंडर कह सकते हो, या फिर आप इसे ऑब्स्ट्रैक्ट कह सकते हो, या फिर कह सकते हो हैम्पर। रुकावट डालने को क्या कहा जाता है? हिंडर, ऑब्स्ट्रैक्ट, हैम्पर, स्टॉल, रुकावट डालना, ठीक है। नेक्स्ट है शेकी। शेकी एक एडजेक्टिव है। शेकी का मतलब होता है कमज़ोर को बोलते हैं, या फिर जर्जर को बोलते हैं, तो रिकेटी कह सकते हो, रिकेटी, या फिर वीक, या अनस्टेबल। कोई चीज़ अस्थिर है, कमज़ोर है, उसे कहा जाएगा शेकी। नेक्स्ट है स्काई रॉकेट। स्काई रॉकेट एक वर्ब है। इसका मतलब आप सर्ज कह सकते हो, सोर कह सकते हो, या इंक्रीज रैपिडली कह सकते हो। तेज़ी से बढ़ने को कहा जाता है स्काई रॉकेट। इंक्रीज रैपिडली, बहुत तेज़ गति से बढ़ना। पंट है, ये एक वर्ब है। इसका मतलब गैम्बल होता है। इसका मतलब आप कह सकते हो जुआ खेलना है तो गैम्बल कह सकते हो, बैट कह सकते हो, वेजर कह सकते हो, जुआ खेलना। और सिट ऑन द फेंस एक फ्रेज है। इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब है इनडिफरेंट होना, इनडिफरेंट, या फिर इसे कह सकते हैं आप न्यूट्रल, या फिर इसे अनबायस्ड कहा जा सकता है, नॉन पार्टिजन कहा जा सकता है। तटस्थ होने की स्थिति होती है, उसे कहा जाता है सिट ऑन द फेंस। एक फ्रेज है। तटस्थ होने का मतलब कि आप दो में से किसी का भी पक्ष नहीं लें, बीच में बैठ जाएं, तटस्थ हैं, उसके लिए आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। टाइटल है ग्लोबल स्टैगफ्लेशन रिस्क। और इससे पहले बता दूं आपको कि आप ज़रूर से डिस्क्रिप्शन में जो लिंक्स दिए हुए हैं उनको विजिट करें। डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है टेलीग्राम चैनल का, और एक लिंक आपको दे रखा है आशीष क्लासेस एप्लीकेशन का। दोनों ही का नाम आशीष क्लासेस है, दोनों पे जुड़ें। आशीष क्लासेस एप्लीकेशन पर आपको काफ़ी सारी ई बुक्स दे रखी हैं, और कुछ पेड कोर्सेज दे रखे हैं। ग्रामर का पेड कोर्स है, कॉमन एरर का प्रैक्टिस बैच है, ट्रांसलेशन का बैच है। इसके अलावा ये एक एडिटोरियल का बैच B106 वहाँ चल रहा है। हेल्पलाइन नंबर भी है, वहाँ पे आप संपर्क करके पूछ सकते हैं कि कौन सा कोर्स आपके लिए उपयोगी होगा, अगर क्या कुछ खास वहाँ पे है। और टेलीग्राम चैनल पर जो आपको जो एडिटोरियल्स में पढ़ा रहा हूँ उनका जो अपडेशन है वो मिल जाएगा। मीन्स आपको कई बार यहाँ पे सूचना नहीं मिलती है, नोटिफिकेशन नहीं मिलती, नोटिफिकेशन वहाँ पर आपको मिल जाएगा पर डे। वहाँ पे जुड़े, कुछ और सेशंस अगर होंगे तो उसका आपको PDF वहाँ पे उपलब्ध होगा, ठीक है। आइए स्टार्ट करें। ग्लोबल स्टैगफ्लेशन रिस्क का मतलब क्या है? ग्लोबल का मतलब वैश्विक होता है। इन्फ्लेशन का मतलब, स्टैगफ्लेशन का मतलब बताया, स्टैग्नेंट प्लस इन्फ्लेशन मतलब
अर्थव्यवस्था में एक ऐसी स्थिति आती है जब महंगाई बढ़ती है, आर्थिक क्रियाओं में बूम नहीं आता है, मंदी बनी रहती है, उसको बोलते हैं स्टैगफ्लेशन, जिसका मतलब खतरा। तो वैश्विक स्टैगफ्लेशन की खतरा यहाँ पे मंडरा रहा है। अब देखिए, एज रशियाज इन्वेजन का मतलब अटैक होता है। अब कह रहा है कि रशिया का जो आक्रमण है किस पर, यूक्रेन पर, इज, अब ये रशिया के इन्वेजन के लिए इज आ रहा है। सेट टू, अब ये तैयार है। सेट टू मतलब कोई चीज़ अब इस स्थिति में है, इस फॉर्मेट में है, रेडी है। एंटर द थर्ड वीक, कि अब तीसरे वीक में प्रवेश कर रहा है। तो रशिया ने आक्रमण किया और 3 वीक हो गए हैं, लगातार युद्ध चल रहा है। द इकोनॉमिक कोस्ट, तो अब कह रहा है कि जो इकोनॉमिक कोस्ट है, आर्थिक जो यहाँ पे कह सकते हो कि नुकसान उठाना पड़ेगा इस कॉन्फ्लिक्ट का, इस संघर्ष का, इस लड़ाई का। इन ईस्टर्न यूरोप में थ्रेटेंस, तो ये कोस्ट यहाँ पे प्लूरल है, यहाँ पे थ्रेटेंस ना आके थ्रेटन होना चाहिए, ऐसा हटेगा क्योंकि ये प्लूरल है, ठीक है। तो इसके आर्थिक कीमतें जो हैं वो डरा रही हैं, थ्रेटन कर रही हैं। क्या चीज़, स्टॉल, कि ये ऑब्स्ट्रक्ट करेगा, हिंडर करेगा, हैम्पर करेगा, रुकावट डालेगा किस में, द शेकी ग्लोबल रिकवरी, कि जो पूरे विश्व के अंदर कोविड-19 पेंडेमिक से जो रिकवरी हो रही थी, बहुत ही कमज़ोर स्तर की, बहुत ही अनस्टेबल स्तर की, अब उसको ये रोक देगा, ठीक है। फिर समझिए, इन्वेजन सब्जेक्ट है, वर्ब है इज, ठीक है। कोस्ट सब्जेक्ट है, वर्ब है थ्रेटन, ठीक। टू स्टॉल है वो इन्फिनिटिव है, शेकी एडजेक्टिव है। रशिया का जो इन्वेजन है यूक्रेन पर, ये अब तैयार है या सेट है कि तीसरे वीक में प्रवेश करने जा रहा है, ठीक है। एंटर जो शब्द है, एंटर जो वर्ब है, ये ट्रांजिटिव वर्ब होती है, इसलिए इसके बाद में हम कोई प्रेपोजिशन नहीं लगाते हैं। और एक एंटर इनटू होता है, वो फ्रेजल वर्ब होती है। एंटर इनटू जो है वो एक फ्रेजल वर्ब है। इसका मतलब इन्वॉल्व होना है कोई भी डील में, कोई भी अग्रीमेंट में, तो यहां पे टू इन्वॉल्व इन अ डील और अग्रीमेंट, कोई भी अग्रीमेंट साइन करना या डील साइन करना, ये मतलब होता है इसका एंटर इनटू का। तो रशिया का जो इन्वेजन है यूक्रेन पर, वो अब तीसरे वीक में प्रवेश करने वाला है। जो आर्थिक कीमतें हैं, आर्थिक जो कोस्ट हैं कॉन्फ्लिक्ट की ईस्टर्न यूरोप में, वो डरा रही हैं कि ये शेकी जो ग्लोबल रिकवरी रही कोविड-19 पेंडेमिक से, उसको ये रोक देगा, स्टॉल कर देगा, ठीक है। वाइल द एक्सपेंसिव फाइनेंशियल सैंक्शंस का मतलब एम्बार्गो होता है, सैंक्शन का मतलब होता है प्रतिबंध। इसको आप बैन कह सकते हो या फिर आप इसे एम्बार्गो कह सकते हो या फिर आप इसे प्रोस्क्रिप्शन कह सकते हो, ये सब इसके सिनोनिम्स होंगे, ठीक है। तो यद्यपि जो एक्सपेंसिव मतलब एक्सटेंसिव, वाइड रेंजिंग, परवेसिव, व्यापक, बड़े स्तर के, एक्सपेंसिव एडजेक्टिव है। तो यद्यपि जो एक्सपेंसिव फाइनेंशियल सैंक्शंस हैं जो थोपे गए, अब प्रतिबंध जिस पर थोपे गए उसके लिए इम्पोज लगेगा, इम्पोज में ऑन लगेगा, किस पर, रशिया पर। किसके द्वारा, यूएस के द्वारा। यूएस से पहले द है क्योंकि जिन देशों के नाम के साथ यूनाइटेड यूनियन या रिपब्लिक जुड़ा रहता है, जिन भी देशों के नाम के साथ यूनाइटेड यूनियन या रिपब्लिक जुड़ा रहता है, उनके साथ में द लगता है। तो यूएस के द्वारा, और इसके जो यूएस के लिए इट्स आर ए पॉजिटिव एडजेक्टिव, इसके जो पश्चिमी और मित्र राष्ट्र हैं उनके द्वारा हैव सेंट। अब इनने क्या किया है, ये सैंक्शंस जो है इसकी वर्ब हैव सेंट है। इन्होंने जो वैल्यू है रूबल की, रूबल रशिया की मुद्रा है, उसको क्या कर दिया है, प्लंजिंग का मतलब गोता खाना, नीचे गिरना, प्लमेट होना। प्लंज का मतलब है प्लमेट, तेजी से नीचे गिरना, बाई मोर देन 60%। अब इसके कारण क्या हुआ है कि ये रूबल जो है वो 60% से अधिक गिर गया है। किसकी तुलना में, डॉलर की तुलना में। सिंस द स्टार्ट ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट, कब से ये 60% की बात कर रहा है, जब से ये संघर्ष या लड़ाई शुरू हुई थी तब से लेकर अब तक। द वॉर लेड डिसरप्शंस, अब यहां से वाइल से एक क्लोज तो ये पूरा हो गया, ठीक है। द वॉर लेड डिसरप्शंस, युद्ध के कारण जो यहाँ व्यवधान आए हैं, डिसरप्शन मतलब डिस्टर्बेंस, किसमें, सप्लाई, आपूर्ति में। और जो सैंक्शंस हैं, हैव सेंट द प्राइसेज, ठीक है। तो युद्ध के कारण जो यहाँ डिसरप्शंस रहे हैं सप्लाई में और जो प्रतिबंध लगाए गए हैं, ये दोनों ही सब्जेक्ट हो गए, एक तो ये वाला, एक ये सैंक्शंस। इसकी वर्ब हैव है, हैव सेंट है। इसने प्राइसेज जो हैं किसके, सेवरल एक डिटर्मिनर है, इसके बाद में नाउन हमेशा आपको प्लूरल लगाना है। तो इसने अनेकों जो की कमोडिटीज़ है, की का मतलब महत्वपूर्ण एडजेक्टिव है,
कमोडिटीज़ मतलब उस सामान को, उस वस्तु को बोलते हैं जिसको खरीद सकते हो, जिसको बेचा जा सकता है, उसको बोलते हैं कमोडिटी। सोरिंग का मतलब होता है ऊपर उठना, है ना, स्काई रॉकेट होना, सर्ज होना, इंक्रीज होना। तो ये अनेकों जो की कमोडिटीज़ हैं उनकी प्राइसेस बढ़ गई हैं इससे। कहाँ से कहाँ, जैसे वीट और कॉर्न, है ना, यहाँ से देख लो गेहूँ है, मक्का है, यहाँ से लेकर मेटल्स तक, जिसके अंदर निकल, अब ये इंक्लूडिंग यहाँ प्रेपोजिशन है जिसमें निकल और एल्यूमिनियम शामिल है, और मोस्ट क्रूशियली और सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्रूड ऑयल और गैस, कच्चा तेल और गैस है, उसकी कीमतें भी बढ़ गई हैं। एक बार फिर समझिए, देखो वाइल एक काम करता है, वाइल एक कंजंक्शन है, वाइल दो क्लोज को जोड़ता है। दोनों क्लोज हो सकता है कि विरोधाभासी हों एक दूसरे के, और हो सकता है कि दो अलग अलग चीज़ों को कनेक्ट करने के लिए, मतलब दो चीज़ों को कनेक्ट करने के लिए आए कि एक तरफ ऐसा हो और दूसरी तरफ ऐसा हो रहा है, ठीक है, दो पक्ष बताने के लिए आए, वाइल का प्रयोग इसलिए करते हैं। तो कह रहे यद्यपि जो बहुत ही व्यापक स्तर के फाइनेंशियल सैंक्शंस इंपोज किए गए रशिया पर यूएस और इसके वेस्टर्न अलाइज के द्वारा, इन्होंने जो रूबल की वैल्यू है वो 60% से अधिक गिरा दी है डॉलर की तुलना में, जब से कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुआ है तब से। और दूसरी तरफ देखेंगे तो वॉर-लेड डिसरप्शंस जो हैं, कि युद्ध के कारण जो यहाँ व्यवधान पैदा हुए हैं सप्लाई में और जो सैंक्शंस लगे हैं, इस कारण से जो अनेकों की कमोडिटीज़ हैं उनकी प्राइसेस भी क्या हुई हैं, गिरी हैं, ठीक है, मतलब प्राइसेस जो हैं घटी हैं, मतलब बढ़ी हैं, सोर हुई हैं, बहुत तेज़ गति से बढ़ी हैं, कीमतें बढ़ी हैं। कहाँ से कहाँ तक किसकी कीमतें बढ़ी हैं, तो वीट और कॉर्न से स्टार्ट कर दो, यहाँ से ये स्टार्टिंग पॉइंट हो गया, ये एंड पॉइंट हो गया, यहाँ से मेटल्स तक। मेटल्स में निकल और एल्यूमिनियम शामिल है, और सबसे अधिक क्रूशियल बात ये है, सबसे अधिक महत्वपूर्ण बात ये है कि क्रूड ऑयल और गैस की कीमतें भी बढ़ी है, महंगाई बढ़ी है, ठीक है। ब्रेंट क्रूड फ्यूचर्स, ये ब्रेंट क्रूड फ्यूचर्स काफ़ी बार आप सुनेंगे, ये एक तेल का प्रकार है, ये एक बेंचमार्क है जहां से तेल की कीमतें निर्धारित करते हैं। जैसे डॉलर है, डॉलर को आधार मानकर हम मुद्रा को देखते हैं कि मुद्रा की स्थिति क्या है, ठीक है, और वैसा ही है कि ब्रेंट क्रूड फ्यूचर्स से तेल की कीमतों को डिसाइड किया जाता है। ये एक प्रकार तेल का टाइप है, ठीक है। तो ब्रेंट क्रूड फ्यूचर्स जो है ये सर्ज हुआ, सर्ज का मतलब उछाल आया, इसमें बढ़ोतरी हुई, कहाँ तक गया, टू अ हाई, मतलब ऐसे उच्च स्तर पर नॉट सीन सिंस जुलाई 2008, जिसे 2008 के बाद से देखा नहीं गया, इतनी अधिक ऊंचाई पर ये गया। एंड आर करेंटली अबाउट, और अभी वर्तमान में ये लगभग कितना है, 29% हायर है, हायर डिग्री कंपैरेटिव देन लग गया बिफोर द इन्वेजन बिगेन ऑन February 24, जब ये आक्रमण शुरू हुआ, बिगेन इस इन्वेजन की वह बिगेन है ऑन February 24, 24 फरवरी को, तब से मतलब उससे पहले, मतलब इससे पहले जब ये शुरू हुआ था उसके बाद से ऐसा देखने को मिला। एक बार फिर समझिए, ब्रेंट क्रूड फ्यूचर्स की वर्ब है वो क्या है, सर्ज्ड है। इन्वेजन की वर्ब क्या है, बिगिन है। डेट या फिर आप कोई डे की बात करते हैं उसके लिए ऑन का प्रयोग किया जाता है। तो ब्रेंट क्रूड फ्यूचर्स जो है उसमें उछाल आया, और उस स्तर तक उछाल आया जिसे कि देखा नहीं गया है जुलाई 2008 से, और कह रहा है वर्तमान में ये लगभग 29% हायर है, किसकी तुलना में, बिफोर द इन्वेजन बिगेन ऑन February 24, तो जब 24 फरवरी को ये स्टार्ट हुआ था ना इन्वेजन, उससे पहले जो भी स्तर था उससे 29% हायर अभी फिलहाल ये है। द प्राइस ऑफ नेचुरल गैस हैज ऑल्सो रीजन, रीजन जो है राइज रोज रीजन, ये एक इंट्रांजिटिव वर्ब है, इसके बाद में ऑब्जेक्ट नहीं लगता है, ठीक है ना, राइज रोज रीजन इंट्रांजिटिव वर्ब है। इसके अलावा एक और होती है वर्ब रेज, तो फिर इसकी सेकंड फॉर्म बनती है रेज्ड और रेज्ड, ये ट्रांजिटिव वर्ब होती है। इसके बाद ऑब्जेक्ट आता है, ये ट्रांजिटिव है, ये इंट्रांजिटिव है, ठीक है। तो कह रहा है क्या, द प्राइस ऑफ नेचुरल गैस, जो कीमत है किसकी, नेचुरल गैस की, अब ये प्राइस के लिए है जा रहा है। ऑल्सो का प्रयोग हम हेल्पिंग वर्ब के बाद में करते हैं, हेल्पिंग वर्ब नहीं हो तो मैन वर्ब से पहले आ जाएगा। तो प्राइस जो है नेचुरल गैस की वो बढ़ी है, शार्पली मतलब बहुत तेजी से, ये एडवर्ब हो गया। इन यूरोप में, अमिड, अमिड प्रपोजिशन है, किस बीच, कंसर्न्स के बीच, कंसर्न्स मतलब चिंताएं, वरीज, कंसर्न्स क्या है, कंजंक्शन लग गया दैट, कि सप्लाईज फ्रॉम रशिया, कि रशिया से जो आपूर्ति है इस किसकी, नेचुरल गैस की, कुड बी हिट, ये प्रभावित हो सकती है, ये पैसिव वॉइस हो गया बी के साथ थर्ड फॉर्म। ईदर ऑन अकाउंट ऑफ, ऑन अकाउंट ऑफ का मतलब के कारण, बिकॉज ऑफ, ड्यू टू, किस कारण से, यूरोपियन नेशंस अग्रीइंग, यूरोपीय राष्ट्र जो है वो सहमत हैं, टू ए यूएस प्रपोजल, यूएस के प्रस्ताव पर। यूएस का प्रस्ताव क्या है, टू शट द टैप ऑन रशियन एनर्जी एक्सपोर्ट्स। शट द टैप, टैप वैसे नल होता है, शट का बंद करना होता है, क्लोज द टैप मतलब नल बंद कर दें, इसका मतलब यूँ है
इसको एग्जैक्ट मीनिंग तो ये निकलेगा, नल बंद कर दें, लेकिन इसका भाव यहाँ पे ये निकलेगा कि रशिया का जो एनर्जी एक्सपोर्ट है, रशिया जो एक्सपोर्ट करता है एनर्जी को, उस चीज़ पे प्रतिबंध लगा दें, उसको रोक दें, ठीक है। या फिर बाय रिटेलिटरी सैंक्शंस बाय मॉस्को। रिटेलिटरी का मतलब रिवेंजफुल होता है, रिवेंजफुल, प्रतिशोधात्मक, बदला लेने की भावना से ओतप्रोत। सैंक्शंस मतलब प्रतिबंध, किसके द्वारा? मॉस्को के द्वारा। मॉस्को क्या हो गया? रशिया की राजधानी, तो रशिया के द्वारा। फिर देखिए जो प्राइस है नेचुरल गैस के, वो भी अभी बढ़ चुके हैं बहुत तेज गति से यूरोप में। किस बीच? चिंताओं के बीच की सप्लाई जो है रशिया से वो प्रभावित हो सकती है ना। या तो किस कारण से? यूरोपियन नेशन सहमत हो गए हैं। सहमत किस चीज़ को लेकर? तो एग्री किस चीज़ को लेकर हुए हैं? क्या प्रस्ताव है? तो प्रस्ताव के साथ एग्री होने के लिए टू लगता है, ठीक है। या तो किस लिए? कि यूएस प्रपोजल से वो सहमत हो गए कि वो रशिया की जो एनर्जी एक्सपोर्ट है उसको बंद कर दें। या फिर हो सकता है कि रशिया यहाँ पे प्रतिबंधात्मक, मतलब जो रिटेलिटरी सैंक्शंस हैं उसके कारण ऐसा हो, ठीक। तो यहाँ पे आपको बता दिया, ईदर दे रखा है एक, ईदर के साथ में और लगता है, ये और लग रखा है, ठीक है। ये कोरिलेटिव कंजंक्शंस कहलाते हैं। एग्री के साथ में टू, क्योंकि जब प्रपोजल से एग्री आप होते हो, किसी व्यक्ति के साथ एग्री हो तो विद लगता है, एग्री विद समबडी होता है, एग्री विद समबडी। और एग्री टू अ प्रपोजल, वैसे एग्री ऑन समथिंग होता है, एग्री ऑन समथिंग, ठीक है। ये कुछ ध्यान रखिएगा इसका। तो ये हो गया इस स्लाइड में। नेक्स्ट पे आते हैं। रशिया सप्लाईज यूरोप। अब रशिया की वर्ब सप्लाईज है। रशिया सप्लाई करता है यूरोप को क्या? लगभग 40% इट्स गैस रिक्वायरमेंट। तो जितना यूरोप को गैस की रिक्वायरमेंट होती है उसमें से 40% रशिया सप्लाई करता है। रफली, मोटा मोटी तौर पर कहें, अ क्वार्टर ऑफ इट्स ऑयल एंड ऑलमोस्ट हाफ इट्स कोल नीड्स। मतलब ये इट्स जो आ रहा है वो रशिया आ रहा है यूरोप के लिए। तो मोटा मोटी तौर पर बात करें तो ऑयल की अगर बात करें तो 1/4 ऑयल जो है यहाँ से आता है, और लगभग आधा जो कोयले की आवश्यकता होती है यूरोप को, वो आधा कोयला रशिया सेंड करता है। और कह रहा है कि एम्बार्गो बैन होता है। बैन किस पर? ऑन लगा दिया, एनर्जी सप्लाईज पर फ्रॉम रशिया। तो कह रहा है कि अगर प्रतिबंध लगता है जो एनर्जी सप्लाई करता है रशिया उस पर, तो ये क्या कर सकता है? एम्बार्गो कुड सेंड, कुड यहाँ पॉसिबिलिटी बता रहा है, ये सेंड कर सकता है ऑलरेडी हाई इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट्स इन द कंट्रीज। तो इससे क्या होगा? जो पहले से ही जो ऊंची कीमतें हैं, बहुत ज़्यादा कीमतें हैं, इलेक्ट्रिसिटी जो कॉस्ट आ रही है देशों में, कंप्राइजिंग का मतलब हो गया जो मिलकर बने हुए हैं, कंसिस्ट ऑफ, जिसके अंदर शामिल हैं यूरोजोन एक ऐसा क्षेत्र है जहां पे यूरो मुद्रा चलती है, ठीक है। यूरोपियन कंट्रीज का वो समूह जहां पे करेंसी यूरो सब एक्सेप्ट कर रखे जिन्होंने, उसको यूरोजोन बोलते हैं। अब देखिए, कुड सेंड स्काई रॉकेट का मतलब बहुत तेज गति से बढ़ना। तो कह रहा है कि रशिया जो है यूरोप को लगभग 40% इसका गैस की रिक्वायरमेंट जो है पूरी करता है, और मोटा मोटी तौर पर एडवर्ब हो गया ये। 1/4 मतलब 1/4 25% ऑयल जो इसको चाहिए होता है वो इसको मिलता है। लगभग आधा कोयले की आवश्यकता यही पूरी करता है। तो मान लीजिए अगर आपने एम्बार्गो लगा दिया, बैन लगा दिया एनर्जी सप्लाईज पर रशिया से, तो ये क्या कर सकता है? पहले से ही जो हाई इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट है कंट्रीज में, कौन से कंट्रीज की बात कर रहा है? यूरोजोन की बात कर रहा है। उनमें ये जो कॉस्ट है उनको स्काईरॉकेट कर सकता है, ये कीमतें और अधिक इसमें उछाल आ सकता है, बढ़ा सकता है। दैट इन टर्न, अब इससे क्या होगा? इन टर्न मतलब बदले में, दैट की वह वुड हिट है, इससे ये होगा। वुड जब आप इमेजिन करते हो, कल्पना करते हो, तो उसके लिए आप वुड लगा सकते हो, ठीक है। अब बदले में इससे ये होगा कि कंज्यूमर्स प्रभावित होंगे, ठीक है। ये बोझ किस पर पड़ेगा? कंज्यूमर्स पर पड़ेगा, एज वेल एज बिजनेसेज एंड फैक्ट्रीज, साथ साथ में बिजनेस पर पड़ेगा, फैक्ट्रीज पर पड़ेगा। फोर्सिंग देम टू ईदर रेज प्राइसेज। तो इससे क्या होगा? इससे ये लोग जो हैं, मतलब ये बिजनेसेस और फैक्ट्रीज जो हैं, ये मजबूर हो जाएंगे कि या तो ये कीमतें बढ़ा दें, मैंने कहा था रेज जो ट्रांजिटिव वर्ब है, देखो आगे इसका ऑब्जेक्ट लग रहा है, या फिर इधर के साथ और लगेगा, तो या फिर क्या कर दें? पॉसिबली इवन टेम्परेरीली शट ऑपरेशंस, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि ये अस्थायी रूप से ऑपरेशंस रोक दें, मतलब बिजनेस को रोक दें, फैक्ट्रीज के संचालन को रोक दें, ऐसा भी पॉसिबल है। इवन है वो इम्फेटिक एडवर्ब है, जोर देने के लिए आता है, उस शब्द के ठीक पहले आता है जिस पर स्ट्रेस डालना हो, इम्फेसाइज करना हो, ठीक है। तो दैट की वह वुड हिट है। हिट की तीनों फॉर्म सेम ही होती है, वुड मॉडल है इसलिए इसको बेस फॉर्म माना जाएगा।
तो बदले में ये चीज़ जो है कंज्यूमर्स को हिट करेगी मतलब अफेक्ट करेगी, प्रभावित करेगी, ठीक है। साथ ही बिजनेसेस और फैक्ट्री प्रभावित करेगी। क्या करते हुए? ये फोर्सिंग यहाँ प्रेजेंट पार्टिसिपल है, जब दो काम साथ में हो रहे हैं तो एक तो यहाँ प्रभावित करेगी और ये करते प्रभावित करेगी, तो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल हुआ। फोर्स करते हुए उनको कि या तो वो प्राइसेस को बढ़ा दें या फिर टेम्परेरीली शट कर दें ऑपरेशंस को। शट यहाँ पे वर्ब है, टेम्परेरीली यहाँ पे एडवर्ब है इसका, ठीक है भाई। नेक्स्ट पे आइए, इन्फ्लेशन इन द यूरो एरिया। अब कह रहा है इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन मतलब महंगाई, मुद्रास्फीति, कहाँ पर? यूरो एरिया में, यूरो क्षेत्र में, यूरो जोन में। हेड, अब ये हेड एक्सीलरेटेड आ रहा है, इसकी वर्ब, हेड हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब है। ये बढ़ गई थी, इसमें उछाल आया था, कहाँ तक आया था? 5.8% तक। इन फरवरी, कब की बात है? फरवरी की। मेनली ऑन अकाउंट ऑफ का मतलब के कारण होता है, मुख्यतया किस कारण से? अ मोर देन 31% सर्ज इन एनर्जी प्राइसेस। इस कारण से आया था कि 31% से अधिक यहाँ पे एनर्जी प्राइसेस में सर्ज आया, सर्ज मतलब उछाल आया। और विद द अपट्रेंड, इन अपट्रेंड का मतलब ऊपर की ओर रुझान है, ऊपर की ओर चल रहा है, डाउन ट्रेंड मतलब नीचे की ओर आ रहा है। और जो ऑयल प्राइसेस में अपट्रेंड बन रहा है, स्टीपेनिंग का मतलब इंक्रीज होना, शार्पली बहुत तेज गति से, दिस वीक, इस सप्ताह तेल कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ी हैं। तो द आउटलुक फॉर प्राइस गेन्स इन यूरोप एंड वर्ल्ड वाइड, तो यूरोप में और पूरे विश्व भर में जो आउटलुक मतलब व्यू पॉइंट जो आपका है, नज़रिया है, दृष्टिकोण है तेल की कीमतों को लेकर, इज़ नॉट एनकरेजिंग, ये कोई प्रोत्साहित करने वाला नहीं है, मतलब यहाँ पे ग्लूमी है। नॉट एनकरेजिंग मतलब डिस्करेजिंग है, सीधी सी बात है कि नोट लगा दिया आपने, निगेट कर रहे हो तो डिस्करेजिंग हो गया, हतोत्साहित करने वाली बात है, मतलब ये कोई हौसला अफजाई वाली बात नहीं है, ठीक है। तो इन्फ्लेशन की वर्ब है वो हेड एक्सेलरेटेड है। इन्फ्लेशन जो है यूरो एरिया में बढ़ गया था, कहाँ तक चला गया था? तो टू लग गया उस डेस्टिनेशन के लिए कि कहाँ तक ये गया है, उस मंजिल से पहले हम टू लगाते हैं, तो 5.8% के लेवल तक गया। कब की बात है? फरवरी की। तो मंथ और ईयर का नेम अगर दे रखा हो तो इन लगाते हैं। मुख्यतया किस कारण से? क्योंकि 31% यहाँ पे सर्ज देखने को मिला एनर्जी प्राइसेस में, इस कारण से। और यहाँ पे एक चीज़ बताई गई है कि ऑयल प्राइसेस जो है काफ़ी तेज गति से इस सप्ताह बढ़े हैं। इसके चलते जो आउटलुक है प्राइस गेन्स को लेकर यूरोप और वर्ल्ड वाइड पूरे विश्व भर में, वो आउटलुक एनकरेजिंग नहीं है। ये आउटलुक की वर्ब इज है। आउटलुक यहाँ पे नाउन होगा क्योंकि इससे पहले डिटर्मिनर दे रखा है, ठीक है। नेक्स्ट पे आइए, द IMF, ये हो गया इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। विच यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन है, तो वो IMF जिसने की इन जनवरी में कट इट्स फोरकास्ट, इसने कटौती की थी अपने पूर्वानुमान में। जो भी इसने सोचा हुआ था उसमें कटौती की फॉर ग्लोबल ग्रोथ। किसमें? ग्लोबल ग्रोथ में इन 2022। तो ग्लोबल ग्रोथ इन 2022 में कहाँ तक ले गया था ये? इसने कहा कि 4.4% तक रहेगी, साइटिंग, ये हवाला देते हुए। साइटिंग का मतलब होता है हवाला देना, किसका हवाला देते हुए? द ओमिक्रॉन वेरिएंट का। इसने क्यों कहा, क्यों इसने फोरकास्ट अपना कम किया? क्योंकि इसने कहा कि ओमिक्रॉन वेरिएंट जो है उसका इसने रेफरेंस दिया। साइट का मतलब रेफरेंस देना है एक प्रकार से, इस चीज़ को मेंशन करते हुए कहा राइजिंग एनर्जी प्राइसेस, जो एनर्जी प्राइसेस बढ़ रहे थे उस कारण से ऐसा कहा, एंड सप्लाई डिसरप्शंस, और सप्लाई में जो डिसरप्शंस थे उस कारण से इसने ऐसा कहा। ऑन March 5, अब 5 मार्च को इसने चेतावनी दी, IMF की वह वार्न्ड है। क्या चेतावनी दी? कि दैट द वॉर इन यूक्रेन, की जो युद्ध है यूक्रेन में, पोज्ड ग्रेव रिस्क, पोज मतलब रेज करना, कोज करना, पोज का मतलब है रेज या फिर कोज। तो इसने खड़ा कर दिया है ग्रेव का मतलब होता है सीरियस। इसने कहा कि भी इससे सीरियस रिस्क पैदा हो गई है। किसको? ग्लोबल रिकवरी को। ग्लोबल जो रिकवरी मतलब पूरे विश्व भर में आर्थिक जो हालात हैं वो सुधरने वाले थे, उसको इसने नुकसान पहुंचाया है। एक बार फिर समझ लीजिएगा क्या कहना चाह रहा है यहाँ तक, कि जो IMF है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है, जो कि जनवरी में जिसने कटौती की थी अपने फोरकास्ट में ग्लोबल ग्रोथ के 2022 में, इसने कहा कि जो ग्रोथ रहेगी वो 4.4% तक, मतलब ये जो है इसने कटौती कर दी। किसका हवाला देते हुए, क्या रेफरेंस देते हुए? कि ओमिक्रॉन वेरिएंट का हवाला इसने दिया। और किसका दिया? एनर्जी प्राइसेस जो बढ़ रही थी उसका दिया। राइजिंग जो है वो प्रेजेंट पार्टिसिपल है, ठीक है। और आपूर्ति श्रृंखला जो है उसमें व्यवधान जो आ गए उसके कारण ऐसा इसने कहा। तो इसने 5 मार्च को, जब डेट आ गई तो इसलिए ऑन लग गया, इसने 5 मार्च को चेतावनी दी कि जो वॉर है यूक्रेन में उसने ग्रेव रिस्क पैदा कर दिया है। रिस्क किसके प्रति पैदा कर दिया है? ग्लोबल रिकवरी के प्रति, ठीक है। विद एनालिस्ट प्रोजेक्टिंग, जो विश्लेषक हैं अब वो प्रोजेक्ट कर रहे हैं का मतलब वो एक गैस लगा रहे हैं या स्पेक्यूलेट कर रहे हैं
तो इस चीज को देखते हुए कि एनालिस्ट जो है प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि क्रूड प्राइसेस विल क्रॉस $180 की, जो कच्चा तेल की कीमतें हैं वो क्रॉस कर जाएंगी $180 को। और सम ट्रेडर्स और कुछ जो व्यापारी है पंट का मतलब क्या होता है? पंट का मतलब होता है शर्त लगाना, जुआ खेलना, गैम्बल करना। और जो कह रहे हैं प्राइसेस को लेकर जो एक स्पेकुलेशन है, उनका अनुमान है सरपास का मतलब होता है आगे निकल जाना, इसका मतलब एक्लिप्स होता है, आगे निकल जाना। $200 अ बैरल की प्रति बैरल, ए का मतलब यहां प्रति है कि प्रति बैरल $200 के पार चली जाएगी कीमतें, जो ये कह रहे हैं व्यापारी लोग। इंडिया टू कैन हार्डली बी सैंग्विन, तो भारत भी इस स्थिति में सैंग्विन नहीं हो सकता। सैंग्विन का मतलब होता है ऑप्टिमिस्टिक, तो भारत भी ऐसी कंडीशन में ऑप्टिमिस्टिक नहीं हो सकता, मतलब भारत भी एकदम आशावादी इस चीज को लेकर नहीं हो सकता। इट्स डिप्लोमेटिक फैन सेटिंग नॉट विद स्टैंडिंग। नॉट विद स्टैंडिंग का मतलब होता है इन स्पाइट ऑफ, के बावजूद। फैन सेटिंग का मतलब बताया मैंने कि एकदम तटस्थ होना। भारत ने हालांकि तटस्थता अपनाई हुई है, भारत हालांकि किसी के भी ओर नहीं जा रहा है, झुकाव किसी तरफ, न तो रशिया की तरफ न यूक्रेन की तरफ, फिर भी भारत को ये सब झेलना पड़ेगा। एक बार फिर समझिए, तो इस चीज़ के चलते कि जो विश्लेषक हैं वो प्रोजेक्ट कर रहे हैं, वो अनुमान लगा रहे हैं क्या कि क्रूड प्राइसेस जो हैं ये इसकी वर्ब हो गई, ये क्रॉस कर जाएगी $180 को क्रॉस कर जाएगी। और कुछ ट्रेडर्स यहाँ पे कीमतों को लेकर अटकलें लगा रहे हैं कि प्रति बैरल जो कीमत है, बैरल यहाँ पे यूनिट है तेल को मापने की, ठीक है, तो वो $200 की प्रति बैरल पहुँच जाएगा। तो भारत भी यहाँ पे सैंग्विन नहीं हो सकता, हार्डली है तो नेगेटिव हो गया। तो इसको ऐसे मान लो कि इंडिया टू कैन नॉट बी सैंग्विन, भारत भी इसमें कुछ भी ऐसा नहीं, मतलब आशा नहीं लगा सकता पॉजिटिविटी की। और किसके बावजूद? इट्स यहाँ पॉजिटिव एडजेक्टिव इंडिया के लिए, डिप्लोमेटिक कूटनीतिक, फैन सेटिंग का तटस्थता, नॉट विद स्टैंडिंग के बावजूद कि भारत ने कूटनीतिक रूप से एक फैन सेटिंग वाला स्टैंड, तटस्थता वाला स्टैंड ले रखा है, उसके बावजूद भी भारत यहाँ पे पॉजिटिविटी की आशा नहीं कर सकता है, ठीक है। अब देखिए इन 2019 पेपर, अब 2019 के अंदर एक पेपर था, किस चीज को लेकर लिखा गया था? द इम्पैक्ट ऑफ क्रूड प्राइस शॉक। क्रूड प्राइस मतलब कच्चे तेल की कीमतें, शॉक जो झटका लगा था, ऑन इंडियाज करंट अकाउंट डेफिसिट, किस चीज पे? भारत का जो चालू खाता घाटा है, डेफिसिट मतलब घाटा, करंट अकाउंट चालू खाता, तो इसमें जो घाटा लगा था उसको लेकर। तो 2019 में एक पेपर छपा, ठीक है, ये एक प्रकार से सर्वे मान लीजिए। उस पेपर में ये कहा गया कि कच्चे तेल की कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ने से भारत के करंट अकाउंट डेफिसिट में घाटा लगा है। इन्फ्लेशन, फिस्कल डेफिसिट, मुद्रास्फीति यहाँ पे रही है, वित्तीय घाटा लगा है। इसके ऊपर पेपर जो था उसमें 2 सीनियर आरबीआई रिसर्चर्स हैं, 2 वरिष्ठ आरबीआई के अनुसंधानकर्ता हैं, उन्होंने पॉजिट किया, उन्होंने इस बात को पॉजिट किया मतलब सजेस्ट किया, ठीक है, इस बात को दर्शाया, संकेत किया, दैट कंजंक्शन है कि अगर $10 का इंक्रीज है, किसमें? तेल की कीमतों में, कहाँ से? $65 का लेवल चल रहा है, तो इससे क्या होगा? ये हेडलाइन इन्फ्लेशन को बढ़ा देगा। हेडलाइन इन्फ्लेशन क्या होती है? टोटल इन्फ्लेशन होती है, इसमें हम एनर्जी प्राइसेस को, फूड और एनर्जी वाले आइटम्स को भी शामिल करते हैं। फूड एनर्जी निकाल लोगे, फिर इन्फ्लेशन को मेजर करोगे तो उसको कोर इन्फ्लेशन कहा जाता है, ठीक है। बाय अबाउट 49 बेसिस पॉइंट्स, कहाँ तक? ये लगभग 49 बेसिस पॉइंट्स तक रहेगा, या फिर क्या करेगा? वाइडन मतलब इंक्रीज कर देगा, बढ़ा देगा गवर्नमेंट के फिस्कल डेफिसिट को, गवर्नमेंट के वित्तीय घाटे को, यदि इसने ये तय किया कि ये पूरे ऑयल प्राइस शॉक को खुद ही एब्जॉर्ब कर ले। यदि गवर्नमेंट के लिए आ रहा है, यदि गवर्नमेंट ये डिसाइड करे कि जितना भी ऑयल प्राइस शॉक होगा, तेल की कीमतों में जो भी बढ़ोतरी होगी, उसको खुद ही एब्जॉर्ब कर लेगा, कंज्यूमर पर असर नहीं पड़ना चाहिए, हम ही टैक्स कम कर देंगे, है ना, हम लोग ही सहन कर लेंगे इसको, तो फिर वित्तीय घाटा बहुत ज़्यादा होगा गवर्नमेंट को। तो यहाँ तक की बात अगर करें तो 2019 का एक पेपर था, उस पेपर में इस विषय पर बात की गई थी, ठीक है। तो इसमें 2 सीनियर आरबीआई रिसर्चर्स थे, उनकी वह पॉजिटेड है, उन्होंने ये दर्शाया, सजेस्ट किया कि $10 का जो इंक्रीज है ऑयल की प्राइस में, कहाँ से? $65 का लेवल से, इससे क्या होगा? हेडलाइन इन्फ्लेशन बढ़ेगा, कब कहाँ तक चलेगा? 49 बेसिस पॉइंट्स तक बढ़ जाएगा, ठीक है। या फिर गवर्नमेंट का फिस्कल डेफिसिट बढ़ जाएगा, यदि गवर्नमेंट ये तय करे कि पूरा का पूरा ऑयल प्राइस शॉक जो है उसको यही एब्जॉर्ब करने की सोचे, एब्जॉर्ब मतलब सोखना होता है, तो यही पूरे घाटे को अगर ये वहन करना चाहे तो वित्तीय घाटा बढ़ जाएगा। इंडियाज पॉलिसी मेकर्स फेस, ये इसकी वर्ब है, भारत के जो पॉलिसी मेकर्स हैं वो फेस कर रहे हैं एक टफ चॉइस, मतलब उनके सामने विकल्प बड़ा पेचीदा है कि ये इधर आगे कुआं पीछे खाई वाली कहानी है।
कैसे कि या तो उनको बेयर का मतलब वहन करना, सहन करना, तो या तो वो लोअर रेवेन्यू मतलब उनको आय कम होगी, ऐसा देखें। बाय कटिंग फ्यूल टैक्सेस, कैसे कि फ्यूल पर जो टैक्स लगाते हैं, पेट्रोल डीजल पर जो टैक्स लगाती है सरकार, उसको कम करके उनको रेवेन्यू कम होगा। ठीक है, टैक्स से ही तो आय होती है सरकार की, टैक्स कम आएगा तो रेवेन्यू कम होगा। या फिर क्या हो, रिस्क बोथ फास्टर इन्फ्लेशन स्लोअर ग्रोथ, या फिर दोनों चीज़ें सहन करें, बोथ के साथ में एंड लगेगा। क्या सहन करनी है कि महंगाई बहुत तेज गति से बढ़ेगी, ग्रोथ कम होगी। यही स्टैगफ्लेशन था कि महंगाई बढ़ रही है, ग्रोथ घट रही है, तो ये दोनों चीज़ें वहन करनी पड़ेंगी, सहन करनी पड़ेंगी, फेस करनी पड़ेंगी। तो ये था आज के इस सेशन में। मुलाकात होगी अब कल एक नए सेशन के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।